नमस्कार सभी को। मैं अमन सिंह और आज हमारी एनसीईआरटी साइंस की तीसरी क्लास है और आज हमारा चैप्टर है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट एंड मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। ये दोनों अलग अलग चैप्टर हैं मगर आज हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं ये। मैग्नेट, इसके बारे में सबने सुना होगा। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ या मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट, ये क्या है? चुंबकीय पदार्थ हैं। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते उन्हें नॉन मैग्नेटिक मटेरियल या अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे प्लास्टिक है, लोहे का टुकड़ा है, पेपर है। ठीक है। अब चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। दो ध्रुव मतलब दो साइड होती है। एक नॉर्थ होती है और एक साउथ होती है। एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो जो समान ध्रुव होते हैं वो आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब रिपेल करते हैं। और जो विपरीत ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे अगर समान ध्रुव मतलब अगर उत्तरी ध्रुव के साथ है या दक्षिणी दक्षिणी के साथ है तो हमेशा रिपेल करेगा, मतलब प्रतिकर्षित होगा, दूर जाएगा। और अगर विपरीत ध्रुव एक साथ होंगे, मतलब अगर नॉर्थ साउथ के साथ है या साउथ नॉर्थ के साथ है तो आपस में चिपक जाएंगे। ठीक है। तो ये क्या हो गया? अनलाइक पोल। और जो समान ध्रुव होगी उसे क्या बोलेंगे? लाइक पोल्स। ठीक है। अर्थ बिहेविंग एज अ जाइंट मैग्नेट। हमारी पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, उसमें भी चुंबकत्व का गुण होता है। अगर हम स्वतंत्र रूप से एक सुई को, चुंबकीय सुई को लटका दें तो क्या होगा? वो हमेशा उत्तर दक्षिण ध्रुव में स्थिर होगी। कैसे? ऐसे सुई अगर ऐसे लटकी हुई है तो ऊपरी ध्रुव क्या होगा? हमेशा नॉर्थ होगा और निचला हिस्सा क्या होगा? हमेशा साउथ होगा। इसमें ऑपोजिट बना हुआ है मगर यहाँ पे आप समझ लीजिए। ऊपरी होगा नॉर्थ और निचला साउथ होगा। अब ऊपरी सुई का नॉर्थ हिस्सा आ रहा है, इसका मतलब क्या है? अर्थ में ऊपरी हिस्सा कौन सा होगा? जाहिर सी बात है, अगर ऊपरी नॉर्थ है तो नॉर्थ जो है नॉर्थ के साथ तो नहीं रह सकता है। इसका मतलब अर्थ में ऊपरी हिस्सा कौन सा होगा? साउथ का होगा। अगर साउथ जो सुई है, निडिल है, अगर इसका निचला हिस्सा साउथ है तो अर्थ का हिस्सा निचला कौन सा होगा? नॉर्थ होगा। ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं अर्थ जो है हमारे एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है। द मैग्नेटिक इफेक्ट कैन एक्ट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। इसका मतलब क्या है? आपने आप एक पेपर का टुकड़ा लीजिए, प्रयोग करने के लिए एक पेपर का टुकड़ा लीजिए और एक चुंबक लीजिए और एक छोटे से लोहे का टुकड़ा लीजिए। ठीक है। पेपर के टुकड़े के ऊपर क्या करिए? मैग्नेट रखिए और नीचे एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा रखिए। तो क्या होगा? जो मैग्नेट है उस छोटे से लोहे के टुकड़े को पेपर के पार होने के बावजूद भी वह आपस में चिपका लेगा। तो उसके कहने का मतलब यही है, मैग्नेटिक इफेक्ट जो है, चुंबक का प्रभाव, वह जो चुंबकीय पदार्थ नहीं है उसके भी पार कार्य करता है। ठीक है। क्योंकि पेपर जो है चुंबकीय पदार्थ तो नहीं है, फिर भी उसके पार लोहे के टुकड़े को वो आकर्षित कर ले रहा है। इसका मतलब यही होता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इधर एक मोटी सी दीवार लिया आपने, दीवार तो चुंबकीय नहीं है, चुंबकीय पदार्थ नहीं है। आप दीवार की तरफ चुंबक रखे, उधर लोहे का टुकड़ा रखे और आप चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं चिपकेगा। इतना मोटा भी नहीं लेना है, मगर उसका प्रभाव पार जाता है। ठीक है। तो ये था हमारा मैग्नेट। बहुत छोटा सा चैप्टर था, मैग्नेट खत्म हो गया। अब अगला है हमारा मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड मोशन। हम डिस्टेंस और मोशन के बारे में पढ़ेंगे। The system of units now used is known as International System of Unit and SI Unit. बेसिकली ये है क्या? मापन प्रणाली। मतलब क्या है? स्टैंडर्ड मेजरमेंट सिस्टम है एक। मतलब क्या होता है इसका? कि जैसे हमें कुछ नापना है तो हम क्या बोलेंगे? जैसे हमें दूरी नापनी है तो हम क्या बोलेंगे? 5 5 जाओ, 5 कदम जाओ, 25 कदम जाओ, तुम 50 कदम जाओ। अब हर किसी का 50 कदम एक जैसा नहीं होगा। कोई छोटा बच्चा है तो 50 कदम चलेगा तो हो सकता है कि कुछ दूरी पे रुक जाए। कोई बड़ा व्यक्ति है वो 50 कदम चलेगा तो वो ज्यादा दूरी तक जाएगा। तो इसीलिए, और जैसे पानी मांगा जाए तो क्या बोलते हैं? जैसे चुल्लू भर पानी, मतलब हाथ में थोड़ा सा पानी ले आओ, तो बोले चुल्लू भर पानी लेके आओ। तो वो पानी लेके आएगा कोई छोटा बच्चा तो एक
उसमें कम क्वांटिटी पानी की आएगी, कम मात्रा आएगी, कोई बड़ा लेके आएगा तो वो ज्यादा पानी लेके आएगा। तो इसीलिए क्या करा गया, बहुत सारी समस्याओं को देखते हुए एक सिस्टम तैयार किया गया कि हम एक ऐसा यूनिट तैयार करेंगे जो सबके लिए समान हो। मतलब अगर हम बोले कि 1 लीटर पानी लेके आओ, तो बच्चा भी अगर 1 लीटर लेके आए तो भी वो उतना ही रहे, और अगर बड़ा भी 1 लीटर लेके आए तो भी वो 1 ही लीटर रहे, दोनों में क्वांटिटी में चेंज ना हो। अगर हम बोले कि तुम 1 किलोमीटर की दूरी तय करो, एक छोटे बच्चे से बोले कि आप 1 किलोमीटर की दूरी तय करिए, और अगर आप किसी बड़े से बोले कि आप 1 किलोमीटर की दूरी तय करें, तो दोनों 1 ही किलोमीटर की समान दूरी तय करें। ऐसा ना हो कि आपके छोटे कदम है तो आप के लिए अलग दूरी होगी और उसके लिए अलग दूरी होगी। यही सारी चीजों को देखते हुए एक मापन मतलब नापने की एक प्रणाली या सिस्टम डेवलप किया गया, जिसे बोलते हैं एसआई सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मापने का एक सिस्टम तैयार किया गया। जैसे लेंथ का क्या होता है एसआई यूनिट, मीटर। लिक्विड नापना हो तो हम क्या बोलते हैं, लीटर में चाहिए हमें, ठीक है। और अगर वजन नापना हो तो केजी में नापते हैं, ठीक है। तो यह एसआई यूनिट है। अब इसी में अगला है, व्हेन डिस्टेंस इज स्टेटेड विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स ऑब्जेक्ट और पॉइंट, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। इसका मतलब क्या है, किसी वस्तु की दूरी का निर्धारण किसी नियत वस्तु या उस बिंदु के सापेक्ष किया जाता है, और इसी बिंदु को क्या कहते हैं, संदर्भ बिंदु कहते हैं। हो सकता है आपको अभी समझ में ना आया हो, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। अब हम कब बोलेंगे कोई वस्तु गति की अवस्था में है, हमें तब पता चलेगा जब कोई वस्तु अपनी स्थिति बदले, अपनी पोजीशन को बदले। जैसे जैसे समय बदलता जाए वैसे वैसे वह वस्तु अपनी पोजीशन बदलती चली जाए, तो हमें पता चलता है यह वस्तु गति की अवस्था में। अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है समय के साथ, समय बदलता जा रहा है फिर भी अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो हम क्या कहते हैं, वह वस्तु रेस्ट में है, मतलब उसकी स्थिति नहीं बदल रही है, वह मोशन में नहीं है, ठीक है। वही बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू रिफरेंस पॉइंट विद टाइम, ठीक है। तो क्या होगा, वह वस्तु गति की अवस्था में है। अगर कोई वस्तु उसकी पोजीशन जो है चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट विद टाइम, इट इज सेड टू बी एट रेस्ट, तब उसे क्या बोलेंगे, वह वस्तु विरामावस्था में, ठीक है। अब आपको रेफरेंस पॉइंट समझना है। आपने समझ लिया वस्तु गति में किसे कहेंगे, जब वस्तु अपनी समय के साथ अपनी गति बदलती, स्थिति बदलती जा रही है तो उसे बोलेंगे वह वस्तु गति में है, अगर उसकी स्थिति नहीं बदल रही है तो वह विरामावस्था में है। मगर रेफरेंस पॉइंट क्या है, अब जैसे समझते हैं, जैसे दीवार है, दीवार से आप 1 फीट की दूरी पे खड़े हैं, आपने दीवार से नापा कि आप 1 फीट की दूरी पे खड़े हैं। अब आप गति करिए, गति करिए मतलब आप अपनी स्थिति बदलिए, आप 1 फीट और पीछे चले जाइए, तब क्या होगा, अब आपकी दूरी दीवार से कितनी हो गई, यहां दीवार है, अब आपकी दूरी दीवार से कितनी हो गई, आप यहां पे खड़े थे, अब यहां पे थे, अब आपकी दूरी 1 फीट और पीछे चले गए, तो अब आपकी दूरी टोटल हो गई 2 फीट, ठीक है। पता कैसे चला हमारी दूरी 2 फीट हो गई, आप पहले यहां पे थे, 1 फीट की दूरी थी, अब आप दीवार से 1 फीट और पीछे चले गए, तो अब आपकी दूरी हो गई 2 फीट। पता कैसे चला कि अब आपने मोशन किया है, मोशन करा है, पता कैसे चला, हमें पता इस तरह चला कि दीवार से पहले हमारी दूरी 1 फीट थी, अब दीवार से ही दूरी हमारी 2 फीट दिख रही है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे में मोशन हुआ है। तो दीवार क्या है, एक जरिया है जिसके थ्रू हम पता लगा पा रहे हैं कि हमारी जो दूरी है कितनी बदली है। तो दीवार क्या काम कर रही है, यहाँ पे एक संदर्भ बिंदु की तरह कार्य कर रही है, जिससे हमें पता चल रहा है कि हमें कितना मोशन हुआ है। तो दीवार को क्या कहेंगे, दीवार एक ऐसा फिक्स्ड पॉइंट है जिससे हमें पता चल रहा है कि हमारे में कितना मोशन है। तो दीवार को क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। जैसे दीवार है, आप दीवार से पहले 1 फीट की दूरी पे थे, ठीक है, 1 फीट की दूरी थी, अब आप दीवार से 1 फीट और दूर चले गए, इधर आ गए, अब ठीक है, तो आप यहां आ गए, तो कुल दूरी कितनी हो गई, 2 फीट की हो गई आपकी और दीवार के बीच में। अब दीवार भी क्या करे, 1 फीट और आगे आ जाए, तब आपके और दीवार के बीच में फिर दूरी कितनी हो गई, 1 फीट है। तो क्या हमें पता चलेगा कि हमने कितना कुल मोशन करा है,
नहीं पता चलेगा। उसके लिए क्या चाहिए हमें कि एक बिंदु फिक्स रहे, तो उसी फिक्स बिंदु के लिए दीवार को अपनी एक फिक्स पोजीशन पे होना पड़ेगा, ताकि हम मोशन करें तब हमें पता चल सके हमने कुल कितना मोशन करा है। तो उसके लिए एक फिक्स पॉइंट चाहिए। इसी फिक्स पॉइंट को क्या बोलेंगे? रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे या संदर्भ बिंदु बोलेंगे, जिससे हमें पता चले कि कुल कितना मोशन हुआ है। ठीक है, अब समझ में आ गया? तो वही बोल रहा है, when distance is stated with respect to a fixed object or point, then this point is called reference point। किसी वस्तु की दूरी का निर्धारण किसी नियत वस्तु या बिंदु के सापेक्ष किया जाता है, और इस बिंदु को ही क्या कहते हैं? संदर्भ बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया? अब हमने गति के बारे में पढ़ा, मोशन क्या होता है। मोशन कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक होता है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन के नाम से ही पता चल रहा है, लीनियर मतलब रेखीय गति, सरल रेखीय गति, जो एक स्ट्रेट लाइन में होती है। जैसे ये आपको गाड़ी दिख रही होगी, एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, इसे ही बोलेंगे लीनियर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन। इसका मतलब क्या होता है? जब कोई भी वस्तु एक वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है, उसे बोलते हैं सर्कुलर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? जैसे एक फिक्स पोजीशन है, इसके चारों ओर गोल गोल कोई चीज घूम रही है, एक वृत्ताकार चक्कर लगाई जा रही है, तो इसी पथ पे चक्कर लगा रही है, तो उसे क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। ठीक है, जैसे आप हाथ में क्या करिए, एक रस्सी लीजिए और उसमें गुब्बारा बांधिए या छोटी सी बॉल बांधिए, और उसको क्या करिए, आप एक जगह खड़े रहिए और चारों तरफ उसको नचाइए, तो बॉल क्या होगी? आपके रस्सी के सहारे चारों तरफ एक ही समान दूरी पे चारों तरफ एक वृत्ताकार चक्कर में बॉल जो है घूमती रहेगी। कुछ इस प्रकार से आप यहाँ खड़े हैं, आप रस्सी से ऐसे बांधिए बॉल को और ऐसे गोल गोल घुमाते रहिए, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती रहेगी चारों तरफ, तो क्या होगा? बॉल इस पाथ में, इस रास्ते पे ही, इसी रास्ते पे गोल गोल घूमती रहेगी। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? वृत्ताकार, वृत्ताकार मोशन। ठीक है, वृत्तीय गति। ठीक है, और एक गति होती है दोलन गति। दोलन गति या ऑक्सिलेटरी मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट सम फिक्स पोजीशन, इट्स मोशन इज कॉल्ड ऑक्सिलेटरी मोशन। मतलब दोलन गति। कहने टू एंड फ्रो का मतलब इधर उधर, इधर उधर का मतलब जैसे आप झूला झूलते हैं, जैसे कि ये झूला है मान लीजिए, आप बीच में बैठे तो आप बीच में रहते हैं, फिर वो आगे जाता है, फिर पीछे जाता है ना? तो ये क्या है? अपनी पोजीशन से एक फिक्स पोजीशन से, इस अपनी पोजीशन, ये जो है ये फिक्स पोजीशन है, बीच की पोजीशन, यहां से आगे गया और यहीं से पीछे गया, तो इस तरीके की गति जो होती है ऐसे जाती है, इसको क्या बोलते हैं? दोलन गति। इस प्रकार की गति कौन सी होती है? दोलन गति। जैसे आपने घड़ी देखी होगी, कुछ क्लॉक होती है ना, ऐसे पेंडुलम लटका रहता है ऐसे बीच में, तो वो क्या होता है? ऐसे गोल को इधर जाता है, आगे जाता है और पीछे जाता है, तो इस प्रकार की गति होती है दोलन गति। ठीक है, तो ये थे इस चैप्टर के सारे टॉपिक। इसी में एक छोटा सा टॉपिक और है, पीरियोडिक मोशन या आवृत्ति गति। इसमें क्या है? जैसे अभी हमने पढ़ा दोलन गति, इसमें क्या होता है? एक फिक्स पोजीशन होती है, इससे आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं, फिर इसी स्थान पे वापस आते हैं, तो ये हो गई दोलन गति। मगर कुछ समय के बाद अगर हम इसी गति को दोहराने लगे, मतलब हम बार बार अब इसी को करने लगे, आप झूले पे बैठे हैं, आप आगे गए, फिर पीछे जा रहे हैं, फिर इस स्थान पे आए, फिर यहां से आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, ऐसे चलता रह रहा है, तो इसी को क्या बोलेंगे? एक समय अंतराल के बाद कोई भी वस्तु अपनी गति को दोहराने लगेगी, तो इसको क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन या आवृत्ति गति। ठीक है, फिर यहां पे देखिए, आप जो बॉल को हम घुमा रहे थे रस्सी में बांध के चारों तरफ, एक सर्कल में ऐसे चक्कर लगा रही थी। ठीक है, एक चक्कर लगा लिया, ये तो हो गया सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब बार बार हम इसी को रिपीट करने लगे, तो यह वृत्तीय गति तो रहेगी ही रहेगी, मगर अब ये रिपीट होने लगी, बार बार ये गति चारों तरफ गोल गोल घूमने लगी, तो इसको पीरियोडिक मोशन भी कहेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के सारे टॉपिक्स, सारे मेजर टॉपिक कवर कर रहे हैं हमने। फिर भी अगर किसी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसकी नोट्स टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, हिंदी में आवश्यकता होगी तो वो भी डाल देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सभी से, धन्यवाद।